ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि विषय पर परिचर्चा। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर राजकुमार फलवारिया, प्रोफेसर राजनीति शास्त्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, डॉक्टर नरेश कुमार वत्स, प्रोफेसर विश्वविद्यालय मानविकी अध्ययन केंद्र, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली, डॉक्टर सुभाष चंद्र जांगीड़, उप महाप्रबंधक सतर्कता, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, दिल्ली सरकार, और डॉक्टर रचना जैन, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं कमल किशोर बड़ाइक। नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है कि सच्चा और ईमानदार व्यक्ति ही सही अर्थों में एक सभ्य समाज का निर्माण करता है और वही सुख शांति भी हासिल करता है। ईमानदार व्यक्ति में नैतिकता तो होती ही है, जिम्मेदारी भी होती है, उसके आचरण में, कार्यों में पारदर्शिता, उसके सम्मान में वृद्धि होती है। मगर आज के दौर में कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका कोई भी काम आसानी से और तुरंत हो जाए और बेरोक टोक हो जाए। सार्वजनिक हित वाले संस्थानों, कार्यालयों में आम जनता को गाहे बगाहे भ्रष्टाचार का सामना करना भी पड़ता है। पूरे कागजात का ना होना, पदाधिकारी, डीलिंग हैंड की उदासीनता या नियत में खोट जैसे कई कारणों से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसे में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, नैतिकता पर सवाल उठने लगते हैं और किसी से विश्वास टूटने भी लगता है। जी हाँ, भरोसा भी उठने लगता है, जिसका असर पूरे समाज और देश की प्रगति पर पड़ता है। भ्रष्टाचार रूपी दीमक और बेईमानी रूपी घुन समाज और देश को अंदर से ही खोखला करने लगते हैं। देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। भ्रष्टाचार के लिए दोषी कौन है और इसके क्या उपाय हो सकते हैं? सत्यनिष्ठा की संस्कृति को कैसे कायम रखा जा सकता है? ऐसे कई प्रश्न हैं। चलिए इन्हीं विषयों पर आज हम एक परिचर्चा करते हैं अपने अतिथियों के साथ जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। रचना जी, बात हम आपसे शुरुआत करते हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप लोगों से एक बुनियादी तौर पे जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके पास में किस प्रकार के लोग आते हैं, किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो आम लोगों की समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं को लेकर के आते हैं, तो उनका समाधान आप कैसे करते हैं? उनमें आपको किस प्रकार की समस्या या कठिनाई नजर आती है? मेरे पास समाज के सभी तबकों के लोग आते हैं। उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे स्कूल के एडमिशन से जुड़ी समस्या, हॉस्पिटल में एडमिशन से जुड़ी समस्या, कोई साफ सफाई की समस्या, या कोई उनका सरकारी क्षेत्र में कोई कार्य रुका हुआ है, इस तरह अटके हुए कार्य जिसको आप समझते हैं, इस तरह की समस्या आती है। आपको उस चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप उसमें खुद निपुण होंगे तभी तो आप दूसरे की समस्या का समाधान कर पाएंगे। समाज के कुछ ऐसे लोग, मतलब तबका आप कह सकते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता। सरकारी जो क्षेत्र है या कोई भी इंस्टीट्यूशन में अगर उनका कोई काम रुका हुआ है, तो अगर उसका ज्ञान नहीं है तभी तो वो मेरे पास आते हैं। अगर उनका ज्ञान उन्हीं के पास होता तो उनको मेरे पास आने की जरूरत नहीं होती ना सर। खुद ये सब चीजें देखनी होती हैं कि हम हर क्षेत्र में, हर ऑफिस में कह सकते हैं, या जो भी संबंधित कार्यालय है उसके बारे में हमको पूरी जानकारी होती है। उस जानकारी के हिसाब से हम उन लोगों का काम को ईजी कर देते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति या जो भी हम कहलाए जाते हैं। उसका रीजन ये है कि हमने उतनी शिक्षा, उतनी नॉलेज या उतने व्यवहार हमने लोगों से बनाया हुआ है, तभी हम समाज में आगे खुद बढ़ पाते हैं और आगे समाज को भी लेकर बढ़ते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। जो काम हम करवाने जा रहे हैं वहां के सिस्टम को जानना, वहां के तौर तरीकों को जानना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर नरेश जी, किसी कार्य को ईमानदारी से जब भी करने की बात आती है तब इंसानियत और नीयत की भी बात आती है। क्या आपको लगता है कि मानवीयता, इंसानियत भ्रष्टाचार को रोकने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि सत्यनिष्ठा एक दृष्टिकोण है, एक दृष्टि है। जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। सत्यनिष्ठा को अगर आप परिभाषित करना चाहें तो आप ये देखिए कि सत्य क्या है। मैं ये समझता हूँ कि जो सर्व कल्याणकारी है वो सत्य है, वो सस्टेनेबल है। हमारा लिटरेचर, साहित्य या हमारे जितने भी वेद ग्रंथ, शास्त्र जो भी हैं, उनकी मूल भावना है लोक कल्याण। सत्य वो है जो लोक कल्याणकारी हो, और निष्ठा उसके प्रति समर्पण का भाव। अगर हमारा दृष्टिकोण, समाज को देखने का हमारा नजरिया अगर ये होगा कि जो भी हो वो सर्व कल्याण के लिए हो, तो अपने आप सबका भला होगा। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब आदमी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर चला जाता है, परे चला जाता है, और वो अपने आप को एक सर्व का हिस्सा समझता है। अगर इस भाव के साथ आप जीवन जीना चाहें तो उसका आनंद लेंगे आप। सच्चित आनंद की अवधारणा यही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपने कहा कि स्वार्थ से परे होकर के काम करना है, और इसमें इंसानियत भी देखी जाती है। जब इंसानियत देखी जाती है, स्वार्थ से परे जब काम होता है, तो तब कोई भी काम ईमानदारी से काम करने की ओर हम आगे बढ़ जाते हैं।
और उसमें एक मानवीय पक्ष भी सामने आ जाता है, इंसानियत भी सामने आ जाता है और उसकी नीयत भी साफ झलकने लगती है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है वो सही ढंग से, सत्यनिष्ठा से, ईमानदारी के साथ में, पारदर्शिता के साथ में काम करेगा। डॉक्टर राजकुमार फलवारिया जी, इसके विषय में हम कह सकते हैं कि गहन मनन चिंतन की आवश्यकता होती है और शिक्षा की भी अहम भूमिका होती है। हम सभी जानते हैं, जैसे कि अभी रचना जी ने कहा, और किसी कार्य को करने के बाद उसका परिणाम भी एक मायने रखता है। अगर शिक्षा ना हो तो जो सामने वाला है वो कह नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा, सोच नहीं पाएगा कि आगे चलकर इसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है। निश्चित तौर पे सत्य और निष्ठा हम कहें तो इसकी जानकारी, इसका बोध, ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि सत्य और निष्ठा ये आचरण का विषय है, ये व्यवहार का विषय है, ये जीवन में लागू करने का विषय है। मैं सत्य की जानकारी रखता हूँ लेकिन असत्य के मार्ग पे चलता हूँ तो मेरे उस ज्ञान का क्या अर्थ हुआ। मैं निष्ठा के बारे में बहुत जानकारी रखता हूँ, निष्ठा मतलब मेरे विश्वास, भक्ति, समर्पण, लेकिन मैं अपने जीवन में ना भक्ति रखता हूँ ना समर्पण रखता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन चीजों की जानकारी रहने के बाद, शिक्षित होना महत्वपूर्ण है लेकिन शिक्षित के साथ साथ जागृत होना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे कई संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने समाज को दिशा दी, ज्ञान दिया, तो उनके पीछे उनका जो आचरण था वो सत्य और निष्ठा पर आधारित था। इसलिए सत्य और निष्ठा ये आचरण का विषय है, ये जीवन पद्धति का विषय है, ये जीवन में लागू करने का विषय है। निश्चित तौर पे ये अध्ययन का विषय है लेकिन अध्ययन से कई महत्वपूर्ण विषय उसको आचरण में लाना है। जी बिल्कुल डॉक्टर राजकुमार जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक आप शिक्षित हैं लेकिन अगर आप उसे आचरण में नहीं ढालते हैं, आचरण में लागू होना चाहिए। डॉक्टर सुभाष जी, आप इनडायरेक्ट रूप से सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं और जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, मकान जैसी बुनियादी जरूरतें ये इंसान की जरूरतें हैं और आम व्यक्ति कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी समस्याओं से जूझते रहते हैं। ऐसी सार्वजनिक हितों और सेवाओं की बात हो तो सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता एक मायने रखता है। आप क्या कहना चाहते हैं कि कहाँ तक आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, क्योंकि सत्यनिष्ठा एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में बहुत सारे मायने समाये हुए। व्यक्तिगत तौर पर सत्यनिष्ठा जीवन में हर पल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, चाहे वह दैनिक घरेलू कार्य हैं, आप कार्यस्थल पे कार्य कर रहे हैं, या सामाजिक कोई गतिविधि या सार्वजनिक कोई हित का कार्य है, तो सब में ये अपनी महत्ता रखता है। आपका जो परिणाम जो मिलता है सत्यनिष्ठा से कार्य करते हुए, वो वाकई में आपको भी सुकून देता है और देश को तो आगे लेके जाता ही है। क्योंकि बहुत समय तक सीधे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनसे भी हमारा वास्ता रहा है, बहुत ज़रूरी है उनका ख्याल रखना। तभी जो है ये सत्यनिष्ठा सही मायने में देखी जा सकती है। जैसे अभी मैडम ने बताया कि बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं है, उन लोगों को कार्य में बाधा आती है। जो सरकारी सिस्टम में जो भी पदाधिकारी हैं वो इस चीज़ को समझें कि हमारी प्राथमिकता इन लोगों के लिए भी उतनी ही है जितनी कि किसी पहुंच से जो प्राथमिकता बनती है। जी डॉक्टर राजकुमार जी, डॉक्टर सुभाष जी बोल रहे थे, उन्होंने जिक्र किया था सिस्टम का जिक्र। तो इसमें सिस्टम को कितने हद तक हम सही मान सकते हैं, कहाँ तक सिस्टम जिम्मेदार मान सकते हैं या फिर सिस्टम को चलाने वाले लोग जिम्मेदार हो सकते हैं? हमारा मानना है कि सिस्टम जब भी बनता है वो समाज के प्रबुद्ध लोग उसको तैयार करते हैं और बड़े चिंतन के साथ करते हैं, बड़े अध्ययन के साथ करते हैं। मैं भारतीय संविधान की बात कर लूं, 7 सदस्य उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी। उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन के संघर्ष के बाद आप ये कह सकते हैं कि संविधान निर्माण किया। लेकिन संविधान निर्माण बड़ी शिद्दत के साथ हुआ। लेकिन मेरा ये मानना कि कोई भी तंत्र, कोई भी व्यवस्था तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको लागू करने वाले व्यक्ति उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नरेश वत्स जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? किसी भी तंत्र के 2 स्तर पर उनके घटक होते हैं। एक तो होते हैं उनके जो मौलिक सिद्धांत, वो मौलिक सिद्धांत शाश्वत होते हैं जी। एक सिद्धांत ये है कि वो जो सिस्टम है, वो तंत्र है, वो लोक कल्याण के लिए हो जी, तो वो वही रहेगा, क्योंकि वो सिस्टम की दृष्टि है, वो उसका दर्शन है। उसके बाद आते हैं वो सिद्धांत जिन पर वो सिस्टम काम करेगा। अभी जो डॉक्टर राजकुमार ने बात कही कि कोई भी जब तंत्र बनता है तो हम लोग बनाते हैं उसको, उसमें बहुत सारी खामियां भी हो सकती हैं और समय समय पर उसको अपग्रेड करना पड़ता है जी। लेकिन जो उसके मौलिक सिद्धांत हैं वो वही रहेंगे। अगर नजरिया ये है कि जो भी तंत्र बना है ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर चलेगा तो वो उसी पर चलेगा। अगर वो नहीं चल रहा है तो फिर यहाँ पर जरूरी है कि उसका अवलोकन किया जाए कि क्या चीज बदली जाए, क्या चीज नहीं बदली जाए। हम जब सत्यनिष्ठा की बात करते हैं तो अंग्रेजी में एक शब्द इसके लिए यूज होता है, इंटेग्रिटी।
और उससे हम देखें तो इसमें दो तरह के अर्थ सामने आते हैं। एक तो ये होलनेस जिसको हम कहते हैं एक पूर्णता, और दूसरा नैतिकता। दोनों ही स्तर पर इस सिस्टम को ये समझा जा सकता है, इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि एक तो इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत होता है, और एक समाज होता है। व्यक्तिगत तौर पर आप अपने स्वार्थ से भ्रष्टाचार करके बहुत सारा पैसा ले भी सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जब उसका उपभोग करेंगे तो बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे तो एक सामूहिक दरिद्रता, एक कलेक्टिव पॉवर्टी जब आपको रोड पे देखने को मिलेगी तो आप उसका आनंद नहीं उठा सकते। डॉक्टर राजकुमार जी, सत्य और निष्ठा पे चलने का गांधी जी ने भी कहा, ये मार्ग बड़ा कंटकाकीर्ण है, कांटों से भरा है और लंबा मार्ग है। सत्य और निष्ठा से समाज, आज मैं कहता हूँ विश्व के अंदर अगर भारत सिर उठाकर खड़ा है तो उसका कारण है कि हमारे यहाँ की जितनी भी परंपरा रही है, हमारे महापुरुष रहे, वो सत्य और निष्ठा पर टिके रहे, इसलिए राष्ट्र खड़ा है। भारत के समकक्ष कई राष्ट्र थे तो आज विश्व के मानचित्र से समाप्त हो चुके हैं, और उनके समाप्त होने का कारण जो है वो उनका जो ये सत्य और निष्ठा जैसे जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उन्होंने त्याग दिया तत्कालीन और समकालीन विषयों के कारण। लेकिन भारत के संत और महात्मा, चाहे बुद्ध की बात करो, चाहे महावीर की बात करो, चाहे नानक की बात करो, उन्होंने कभी भी सत्य और निष्ठा के साथ सैक्रिफाइस नहीं किया, सत्य निष्ठा के साथ अड़े रहे, डटे रहे, इसलिए भारत भी डटा हुआ है। डॉक्टर नरेश जी, एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत वातावरण से ऊपर उठकर, ये जरूरी है कि वो समाज की बात करे, अपने आप को गौण रखे, अपने आप को सेकेंडरी रखे, और राष्ट्र को सबसे ऊपर रखे। बिल्कुल, और यही सत्यनिष्ठा है। स्वार्थ से ऊपर उठ करके काम करना है, राष्ट्र को सबसे पहले सबसे प्रथम रखना है। डॉक्टर सुभाष जी, हमारा जो नैतिक शिक्षा है वो प्राथमिक स्तर से लेके और अपना चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हमारा ये आवश्यक तौर पे एक विषय होना चाहिए, हाउ टू लिव ए लाइफ, जिंदगी कैसे जीनी है। उसमें सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, इनसे संबंधित जितने साहित्य हैं, उनसे निकले हुए सार हैं, और उनके जो राष्ट्र को होने वाले फायदे हैं और एक व्यक्तिगत तौर पे होने वाले फायदे हैं, उनसे हमेशा हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराते रहें और उनके दिमाग में ये चीज़ डालते रहें। कभी ना कभी उनको ये चीज़ दिमाग में आएगी और बहुत प्रतिशत बढ़ जाएगा लोगों का, वो अच्छे आचरण में रहेंगे। आपने ठीक कहा कि शिक्षा के अंदर मोरल वैल्यूज को जोड़ना चाहिए, लेकिन अभी नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है, तो अब हमारा एक नया कोर्स जिसे वैक बोलते हैं, वैक माने VAC, वैल्यू एडिड कोर्स। वैल्यू एडिड कोर्स किया, उसका एक डिपार्टमेंट बना है। अब हम कॉलेज के विद्यार्थियों को वैल्यू एडिड कोर्सेज के माध्यम से हमारे जीवन के जो मूल्य हैं उनको बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको मेरा ये मानना है कि ये प्राइमरी लेवल से शुरू होना चाहिए ताकि ये नैतिक मूल्यों का महत्व, उसकी परिभाषा, उसको जान सके। जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि जो नैतिक मूल्य है उनको बरकरार रखने के लिए वो शुरुआत से शिक्षा देनी चाहिए। रचना जी, ये व्यक्तित्व का जो निर्माण है ना, ये उसमें सारी चीजें बहुत सहायक होती हैं। जब बचपन से आप एक चीज देखते चले आ रहे हैं, सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, राष्ट्र प्रेम, तो वो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो सब चीजें ऑटोमेटिकली आती चली जाएंगी। यानी कि ये अचानक से नहीं होने चाहिए, Exactly. शुरुआत से होनी चाहिए। शुरुआत से होनी चाहिए। जी, डॉक्टर नरेश जी, देखिए, जो नैतिकता की बात है या मूल्यों की बात है, नैतिकता एक बोध है जो 100% किसी सिलेबस से नहीं आ सकता, क्योंकि वो आचरण से सीखा जाता है, सामाजिक परिवेश से भी सामाजिक परिवेश से आता है, वो विद्यालयों से आता है, महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से आता है। वो सारी बात ठीक है। मैं ये मानता हूं कि वो प्राथमिक तौर पर घर से आता है, जी, परिवार से आता है, किस तरह के मूल्य वो बच्चा देख के बड़ा हो रहा है। और इसलिए तो कहा जाता है कि परिवार जो है प्रथम पाठशाला कहा जाता है। जी, वो पहली इकाई है। मूल्य बोध और जो नैतिकता का बोध होता है, इसलिए मैंने बोध कहा, क्योंकि ये जानकारी का विषय नहीं है कि आपने 4 पन्ने लिख के किसी बच्चे को दे दिया तो उससे वो बोध हो गया, ऐसा नहीं है। बोध उसका तभी होगा जब वो रोजमर्रा की जिंदगी में उसको देखेगा और उसको, जिसको कहते हैं, इम्बाइब करेगा, आत्मसात करेगा। तो आत्मसात करना और ज्ञान प्राप्त करना 2 अलग चीजें होती हैं। जी, यानी कि बोधगम्यता की जहां तक बात होती है तो वहां पर एक और बात आती है, वो है जिम्मेदारी की बात आती है। जो बोधगम्य तो हो गया, लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी अगर नहीं है तो फलीभूत नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर सुभाष जी, उसके मूल्यों का फायदा बताएंगे तो एक नेचुरल बच्चे में जाएगी ये चीज कि इससे फायदा होता है, तो उसका उधर झुकाव होगा ही होगा। मेरा इसमें मानना है कि ये हम सत्यनिष्ठा की बात करें जिसके मैं कई आयाम मांगता हूँ, ईमानदारी, पारदर्शिता, नैतिक मूल्यों का, और आप कह सकते हैं अखंडता, ये सारे विषय सत्यनिष्ठा के विषय हैं। और मुझे लगता है कि सत्यनिष्ठा के ये जो विषय है ये एक दिन का विषय नहीं है,
ये 365 दिन का विषय है। तो सत्य निष्ठा जो विषय है वो जीवन का आचरण का विषय है और दैनंदिन विषय है। और मैं कई बार बोलता हूँ ये सत्य निष्ठा केवल, जिसे हम देशभक्ति भी कह सकते हैं, भक्ति भी कह सकते हैं, ये 365 दिन 24 घंटे 7 दिन का विषय है। तो मेरा ये कहना है कि सत्य और निष्ठा, जिसको मैंने कई विषयों में कहा, धर्मपरायणता का, ईमानदारी का, पारदर्शिता का, ये जीवन का मूल्य है और आजीवन चलने वाले सिद्धांत है जिसको हमें, मुझे लगता है, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यानी कि इनमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। देश धीरे धीरे समृद्ध हो रहा है, उसका रीजन है कि बहुत सारी चीजों पे अंकुश लगने शुरू हो गए। ये हमारी देश की समृद्धि को, हमारे राष्ट्र निर्माण को आगे ले जाने के कार्य करते हैं। बिल्कुल सही कहा कि जब आत्मविश्वास होगा, पारदर्शिता होगी, ईमानदारी होगी, तो नेचुरली उसका असर भी राष्ट्र पे पड़ता है और राष्ट्र धीरे धीरे समृद्ध होता रहता है। और समृद्धि के लिए ये सभी जो तत्व हैं, ये सभी जो कारक हैं, वो बहुत जरूरी भी होते हैं। डॉक्टर राजकुमार जी, देश की समृद्धि किस प्रकार से प्रभावित होती है? आज की समृद्धि जिस पर चर्चा करते हैं, हम पश्चिम की समृद्धि को लेकर बात करते हैं, भौतिक विकास की समृद्धि को लेकर बात करते हैं। लेकिन जो भारतीय चिंतन है, भारतीय जो मनन है, वो ये कहता है कि समृद्धि केवल भौतिक विकास नहीं है। हम यहाँ बोलते हैं आध्यात्मिक विकास भी समृद्धि है, हमारे यहाँ बोलते हैं मानसिक विकास भी समृद्धि है, हमारे आत्मिक संतुष्टि भी समृद्धि है। लेकिन भारतीय चिंतन में जो समृद्धि का वर्णन है वो केवल भौतिक नहीं है, भौतिक के साथ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिक, सर्व समाज की समृद्धि की बात करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कहे, सर्वे भवन्तु सुखाय की बात कही है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखाय की अगर हम कल्पना करते हैं तो ये मान के चलें वो केवल और केवल हम इस सत्य निष्ठा, क्योंकि सत्य निष्ठा एक विराट दर्शन है, मेरे साथी का, मेरे पड़ोसी का, मेरे भाई का, उसके कारण उसका विकास रुकेगा। तो ये मान के चले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कंसेप्ट समाप्त होगी और दूसरा सर्वे भवन्तु सुखिनः का कंसेप्ट समाप्त होगा। इसलिए समृद्धि मतलब सर्वे भवन्तु सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो धारणा है वही मुझे लगता है कि समृद्धि है। मेरा व्यक्तिगत विकास होना समृद्धि नहीं है, सर्वकालिक सर्व समाज का विकास होना समृद्धि है। जब तक हम सत्यनिष्ठा से, ईमानदारी के साथ में हम सामने वाले का भरोसा नहीं जीतेंगे, तब तक हम समृद्धि की ओर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम सत्यनिष्ठा या इंटेग्रिटी के डायनामिक्स की बात करें तो 3 घटक इसके बनते हैं: रचना, आलोचना और निवारण। रचना बहुत जरूरी है, हम एक तंत्र बनाते हैं, वो तंत्र की रचना है। उसके बाद उसकी सकारात्मक आलोचना भी होनी चाहिए, यानी कि उसकी पूरी तरह से एनालिसिस समय समय पर होते रहना चाहिए कि इसमें क्या खामियां हैं, वो कैसे ठीक करना है। उसका निवारण, उसमें सत्यनिष्ठा बहुत जरूरी है। और इस सब के पीछे हमारा दर्शन बहुत जरूरी है। जो इसका दार्शनिक जो एलिमेंट है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि समाज में समाज का दर्शन क्या उभर कर आ रहा है, समाज की दृष्टि क्या बन रही है। इसके लिए कोई भी नियम बना देने से समाज में बहुत फर्क नहीं आते हैं। इतिहास हमें बताता है कि सिर्फ नियम बनाने से उसकी पालना नहीं होती है। जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी, नियम को लागू करने से पहले जरूरी है कि उसका एक सिस्टम बनाया जाए, उसके प्रति लोगों का नजरिया बनाया जाए, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाया जाए। वो तभी होगा। समाज के स्तर पर हम इस पर काम करें, हम अपने बच्चों को ये बात बताएं, क्योंकि ये जो पीढ़ी किस तरह का दृष्टिकोण लेकर बड़ी हो रही है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि यही पीढ़ी है जो इस देश का भार लेके चलेगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि एक लाइन में अगर हम इसको समझें तो यही है कि जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। हमें दृष्टि बदलनी पड़ेगी और वो माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा कि लोग अपने आप भ्रष्टाचार को नकार। यानी कि दृष्टि और दृष्टिकोण सकारात्मक भी होनी चाहिए। जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक नजरिए से उसे देखना चाहिए। इसका एक उदाहरण है, अभी सफाई के ऊपर नागरिकों का रुझान बढ़ा है। अब इसी तरह से सत्यनिष्ठा का भी एक अभियान देश में चलाया जाए, इसके फायदे बताए जाएं, तो इसका भी असर आना शुरू हो जाएगा। आपका मतलब ये है कि इस तरह की जागरूकता समाज में पैदा की जाए जिसमें कि लोग सत्यनिष्ठा के दृष्टिकोण की तरफ अग्रसर हों। बिल्कुल, एक विचारधारा के तौर पर इसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये भी आज के समाज का सत्य है, जहां पर डेवलपमेंट से ज्यादा डेवलपमेंटिज्म हो गया है। विकास की बजाय वो विकासवाद ज्यादा हो गया है। हमें विकास पर ध्यान देना चाहिए और विकास के साथ साथ एक ऐसा अभियान चलाया जाए जिसमें जागरूकता बने, लोगों को बताएं कि ये सत्यनिष्ठा क्या है, किस प्रकार से हम समृद्ध हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। रचना जी, आपने देखा होगा कि बच्चों को कॉलेज में, स्कूलों में ना थ्योरी पढ़ाई जाती है। फिर जब वो बच्चे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज पे आते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं पढ़ लिख के और फिर वो एक समाज में जब आते हैं तो वो सब चीजें उनके दिमाग में होती हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? प्रैक्टिकल नॉलेज से जी। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक वो आपके अंदर 100% उतरेगी नहीं। कि बार बार जतलाइए, बार बार बताइए, बार बार आप उस चीज को जब हिट करते हैं
तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आती चली जाती। सत्यनिष्ठा वाला विषय भी एक नैरेटिव बनाने की आवश्यकता है। सत्य और निष्ठा जैसे सिद्धांतों को भी अभियान के रूप में जन जन तक पहुंचाने का विषय आज शुरू करेंगे तो हो सकता है 2 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन इस भाव को जगाने की आवश्यकता है। ये सामूहिकता का विषय है, सबको साथ लेकर के चलने के विषय है। और इस विषय में एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अगर हम साथ साथ चलते रहेंगे, कई लोग सोचते हैं ना कि मेरे एक ईमानदार होने से, मेरे एक सत्यनिष्ठ होने से मैं क्या कर सकता हूँ। वास्तव में अगर अडिग रहेंगे, धैर्य धीरज की भी आवश्यकता पड़ती है, पारदर्शिता, उसको लेकर के सरकार ने एक बहुत बड़ा हथियार दिया हो, वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसके जरिए जो जानकारी होती है उसे मिल जाती है। नरेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सूचना का अधिकार एक ऐसा टूल हमारे हाथ में है जिससे सत्यनिष्ठा का पालन करवाया जा सकता है। मैं करवाया जा सकता है पर जोर दूंगा, क्योंकि बहुत बार ये जरूरी हो जाता है कि किसी चीज को असर्ट करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर तंत्र में और तंत्र के लोगों में इस बात का डर रहेगा, थोड़ा सा दबाव रहेगा कि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो वो सार्वजनिक हो जाएगा। आरटीआई इस बात को लेकर आया है। लोग इसको इस्तेमाल जब करने लगे तो शुरू में दुश्वारियां आई। ये कोई भी चीज जब नई शुरू होती है तो बड़ी ऑड महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे वो फिर आम बात हो जाती है। कोई भी अफसर, कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी कम से कम ये पहले सोचता है कि अगर किसी ने आरटीआई लगा दी तो खैर नहीं है। ये बहुत अच्छा संकेत है समाज में। निश्चित तौर पे आज हम सिविल सोसाइटी में जी रहे हैं। सिविल सोसाइटी के अंदर हम इन सिद्धांतों पर टिके हैं और सिविल सोसाइटी में हम विसल ब्लोअर, आरटीआई, ये मान के चले कि हमारा एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो समाज को एक दिशा देने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि आरटीआई जो विषय चला है, सरकार ने चलाया है, बहुत कारगर अस्त्र है और ये मान के चले कि जागरूक नागरिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आरटीआई के एक्ट को, कानून को जमीन तक कैसे लाया जाए, इसकी भी मुझे लगता है योजना बननी चाहिए, इस पर भी चिंतन होना चाहिए। जी, रचना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। आरटीआई की जरूरत क्यों पड़ी? जब कोई आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं होती और आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है, वहां पे करप्शन उत्पन्न होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमको नॉलेज ही नहीं है तो सामने वाला हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो उस एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए एक जो अस्त्र आया वो आरटीआई है। हम सिर्फ थ्योरी पे बातें ना करें ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमको अपने स्कूल या कॉलेजेस में ना प्रैक्टिकल चीजें पढ़ानी चाहिए। सरकारी कार्यालयों में लोगों में जागरूकता भी है, अधिकारी कर्मचारी इससे बिल्कुल वाकिफ हैं और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही काम करते हैं। लेकिन एक आम आदमी को इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले। देखिए, मन में इस बात का दबाव होना चाहिए कि तंत्र है, तंत्र अपना काम कर रहा है। क्योंकि कोई भी कर्मचारी है, चाहे वो किसी भी स्तर का कर्मचारी हो, वो आफ्टर ऑल एक तंत्र का हिस्सा है, उसमें काम कर रहा है। तो उसके जो नियम है उससे बंधा है जी। और उन नियमों में अगर एक नियम ऐसा भी है कि वो जो भी कुछ करेगा उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और कोई भी इस जानकारी को मांग सकता है, तो उसका एक दबाव उस पर पड़ता है, उसकी कार्यशैली पर उसका असर दिखाई देता है। जी, सार्वजनिक स्थानों संस्थानों की बात करते हैं तो इसमें सतर्कता, जागरूकता की आवश्यकता पड़ती है। सरकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाई जाती है, प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि आप इस विषय को लेकर सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे। आरटीआई जैसे जानकारी आम लोगों तक, आम जन तक, आम महिला तक, आम विद्यार्थी तक इसकी जाने की है। इम्प्लीमेंट आरटीआई उसकी जानकारी नहीं। तो मेरा ये कहना कि किसी कानून को जमीन तक लाना, यह सुविधा सिविल सोसाइटी के निर्माण के लिए, ये जमीन तक ले जाने के लिए हमको अभियान लेना चाहिए। जैसे सत्याग्रह जब गांधी जी ने किया तो ये लोगों को ट्रेंड में लेकर आए। इस सत्याग्रह को अगर किसी ने पॉपुलर किया है, जमीन पे लाया है, जनमानस से जोड़ा, तो बापू थे। उन्होंने अभियान के तौर पर सत्याग्रह को लिया। इसलिए मेरा ये मानना है कि सत्य और निष्ठा के इस विचार को भी हमको एक अभियान के रूप में, एक आंदोलन के रूप में जमीन पे ले जाने की आवश्यकता है। जहाँ पर समृद्धि की बात आती है तो यहाँ पर खुशहाली की भी बात आ जाती है। जब खुशहाली की बात आती है तो एक एक व्यक्ति के न्याय की बात आती है। रचना जी, एक आम जन जो है वो किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकते हैं? आम आदमी से ही हमारा समाज का निर्माण है। हम सभी लोग मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं और एक अच्छा समाज एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। शिक्षा होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए कि उसको वो सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करवाना आना चाहिए। जो समृद्ध राष्ट्र, समृद्ध समाज की जब हम बात करते हैं तो वो वही व्यक्ति हो पाएगा ना कि जो खुद एक ईमानदारी, सत्य को साथ लेकर चलेगा। तो समाज में सिर्फ एक सिंगल हैंड आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सबको कलेक्टिवली लेकर चलना है और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं आपके, उन सबको पॉजिटिवली अगर आप हैंडल करते हैं तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे और समाज को भी आगे लेके जा पाएंगे, जिससे कि आप एक समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना कर पाएंगे। डॉक्टर नरेश जी, जहाँ तक सत्यनिष्ठा की बात आती है, जहाँ पर समाज को लेकर चलने की बात आती है, ये एक लार्जर इशू है।
ये सिर्फ कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि समाज का नजरिया वो एक दिन में नहीं बदलता है। अगर आपकी इच्छा शक्ति है कोई काम करने की, तो आपके अफसर भी उस काम को करेंगे, कर्मचारी भी काम करेंगे और सामान्य जन भी उसकी जानकारी रखेगा और उसको फॉलो करेगा। डॉक्टर राजकुमार पलवारिया जी, मेरा ये मानना है कि यहाँ पर हमको ध्यान रखना चाहिए कि चरित्र निर्माण हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये सब चीजें उसके चरित्र से जुड़ी हैं। चाहे कार्यालय के अंदर विषय हो, तो चरित्र निर्माण वाला जो विषय है वो हमारे, मुझे लगता है, एजेंडे का विषय बनना चाहिए। अब चरित्र निर्माण का विषय कैसे है, कई बार मैंने एक घटना भी सुनी है कि जब विवेकानंद यूरोप में गए, सुंदर वाक्य कहे कि इन योर कंट्री, मतलब यूरोप की बात करता है, टेलर मेड जेंटलमैन, बट इन मेरे देश में, मेरे भारत में, कैरेक्टर मेड जेंटलमैन। यानी कि चरित्र आपको सज्जन व्यक्ति बनाने वाला है। चरित्र व्यक्ति ही राष्ट्र का निर्माण करने वाला है। चाहे वो समृद्धि की बात करें, चाहे हम सत्यनिष्ठा की बात करें, तो उन सब के बुनियाद में अगर कोई विषय है तो वो चरित्र है। और चरित्र का निर्माण कैसे हो, ये मुझे लगा आज का नैरेटिव बनना चाहिए। और जब चरित्र निर्माण की बात करेंगे तो ये समृद्धि, समाज, राष्ट्र विकास स्वतः होने लगेगा। चरित्र निर्माण किस पर होना चाहिए, इस पर बात करनी जी सुभाष जी। चरित्र निर्माण बहुत बड़ा विषय है, तो चरित्र पर तो हमें ध्यान केंद्रित करना ही पड़ेगा और देश को आगे ले जाने के लिए ये एक अहम भूमिका निभाएगा। बिल्कुल सही कहा। रचना जी, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए कि उसको वो सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करवाना आना चाहिए। तो समृद्धि की बात, सच्चाई की बात, ईमानदारी की बात, ऑटोमेटिकली उन सब चीजों में इजाफा हो जाएगा। जी तो दोस्तों, सत्यनिष्ठा की संस्कृति का मतलब है कि एक ऐसा समाज जहां सत्य, ईमानदारी और निष्ठा सबसे ऊपर रहता है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझता है और अपने कार्यों के प्रति समर्पित होकर पारदर्शिता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करता है। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बल मिलता है, जिससे एक सुसंस्कृत, समृद्ध और सभ्य समाज के निर्माण की बुनियाद पड़ती है, जिससे देश की प्रगति में निरंतरता बनी रहती है। तो आइए हम पूरी सत्यनिष्ठा के साथ में, ईमानदारी के साथ में, जिम्मेदारी और पारदर्शिता से सबका सहयोग करते हुए भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करें। सुभाष जांगीड़ जी, नरेश वत्स जी, रचना जैन जी और डॉक्टर राजकुमार फलवारिया जी, आप सबने अपनी व्यस्तता में से अपना समय निकाला। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, जिम्मेदारी, पारदर्शिता जैसे कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उम्मीद है कि हमारे श्रोता इन सब विषयों से परिचर्चा से जरूर लाभान्वित होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि विषय पर परिचर्चा में भाग ले रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार फलवारिया, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के मानवीय की अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर डॉक्टर नरेश वत्स, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के उप महाप्रबंधक सतर्कता डॉक्टर सुभाष चंद्र जांगीड़ और लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रचना जैन। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाई और प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीना। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।